आप सभी लोगों को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं साइक्लो एल्केन्स का अपना अगला लेक्चर। अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा। उसी इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर और पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड से रिलेटेड बातें की। फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा जहां पर रिंग स्ट्रेन और स्टेबिलिटी से रिलेटेड बातें की। उसके जो अगला लेक्चर था उसमें हमने बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी पढ़ा और फिर हमने कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन पढ़े। अब इसके बाद हम लोग साइक्लो एल्केन्स की प्रिपरेशन रिएक्शंस पे आ जाते हैं कि आखिरकार किस किस तरीके से हम लोग साइक्लो एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रिपरेशन रिएक्शंस ऑफ साइक्लो एल्केन। जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले हमारे पास जो मेथड होगा उस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, कार्बिन का इंसर्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है बाय insertion of carbene to alkenes। एल्कीन्स पे हम लोग क्या करेंगे, कार्बिन का इंसर्शन करवाएंगे। और यहीं पर हम एक रिएक्शन और पढ़ेंगे जो कि इस ही टाइप रिएक्शन होगी जिसको हम बोलते हैं सिमन स्मिथ रिएक्शन। सिमन स्मिथ रिएक्शन, और इसको हम लोग कभी कभी कार्बेनॉइड रिएक्शन भी कहते हैं। कार्बिन नहीं है, कार्बिन के टाइप का रिएक्शन है। कार्बिन टाइप को ही बोलते हैं कार्बेनॉइड टाइप रिएक्शन। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा तरीका होगा वाई एक्शन ऑफ मेटेलिक सोडियम ऑन डाईहेलो एल्केन। डाईहेलो एल्केन्स पर मेटेलिक सोडियम का एक्शन करने से किस तरीके से हमारे पास साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन होगा। इससे अगला है हमारे पास फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। फिर इससे अगला तरीका है हमारे पास फ्रॉम डाई इथाइल मेलोनेट, DEM शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। इसका नाम अगर मैं फुल फॉर्म में लिखता हूं डाई इथाइल मेलोनेट। फिर अगला मेथड हमारे पास होगा डिकमैन कंडेंसेशन, जहां पर हम इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। डिकमैन कंडेंसेशन। इससे अगला रिएक्शन हमारे पास पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री एक हायर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो कि BSc के एंड सेमेस्टर में और MSc के टाइम पर पढ़ी जाती है। तो हम यहाँ पर एक तरीके से रिंग क्लोजिंग रिएक्शन पढ़ेंगे। रिंग क्लोजिंग रिएक्शन, और ये केमिस्ट्री आती है हमारे पास पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में। और लास्ट मेथड होता है हमारे पास बाय रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। बाय रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले मेथड से, जहां पर हम कार्बिन का इंसर्शन करवाएंगे। तो सबसे पहली हेडिंग है हमारे पास इंसर्शन ऑफ कार्बिन टू एल्केन। सबसे पहले ये टॉपिक हम लोगों ने कहां पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने ये टॉपिक सबसे पहले जब मैंने आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ाया था और उसके अंदर जब मैंने आपको कार्बिन पढ़ाया था, वहां पर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था किस तरीके से वन ऑफ द रिएक्शन होती है कार्बिन की जहां पर एल्कीन में इंसर्शन होता है। तो इस टॉपिक को ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है रिएक्शन इंटरमीडिएट के टाइम। आप रेफर कर सकते हो लेक्चर को जाकर और अच्छे से समझ में आएगा। और इसमें जब हमने टॉपिक पढ़ा था कार्बिन, ये आपके रेफर के लिए है, अगर जिसको और डिटेल में सीखना हो वहां पर मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था। क्लियर है। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास यहाँ पर क्या है, एल्कीन है। एल्कीन कुछ इस तरीके से होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर आपके पास क्या है,
कार्बिन है इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से इंसर्शन देखने को मिलने वाला है और ये आपके पास साइक्लोप्रोपेन कह सकते हो फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, आ रही बात समझ में एकदम अच्छे से। इसी तरीके से हम इंसर्ट करवा सकते हैं। मान लो और भी कोई एल्कीन हो, सामने कार्बिन हो, तो इसी तरीके से इंसर्शन करके हम वहां पर साइक्लो एल्केन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हम नोट में एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम हमारे पास होता है सिमन स्मिथ रिएक्शन। देखो सिमन स्मिथ रिएक्शन वैसे मैंने पढ़ा रखा है नेम रिएक्शन के टाइम पर और बता रखा है कि क्या होता है, सारी A to Z कहानी बता रखी है। यहाँ पर एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए एक्चुअली होता क्या है। यहाँ पर आपके पास एल्कीन है और एल्कीन के सामने आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर CH2I2 ZnCu। ठीक है, जिंक कॉपर कपल होता है और यहाँ पर आपके पास रिएक्शन कुछ ऐसी हो जाती है और इससे आपके पास यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या है इस बात को समझते हैं। इस वाले केस में हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसी सी कहानी चल रही है CH2I2 प्लस ZnCu। तो आपके पास यहाँ पर फॉर्म होता है CH2, यहाँ पर I और यहाँ पर आप कह सकते हो एक तरीके से ZnI। ये फॉर्मेशन हो चुका है CH2I और एक तरह से आप कह सकते हो ZnI। अब यहाँ पर क्या होता है, Zn अपने इलेक्ट्रॉन्स देके जाएगा यहाँ पर इस तरीके से और आयोडीन बाहर निकल जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक बाहर निकल रहा है, तो उसी समय आपके पास यहाँ पर क्या होगा, कार्बिन टाइप फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसको हम कहते हैं जिंक कार्बिनोइड। क्या कहते हैं, जिंक कार्बिनोइड। कार्बिनोइड क्यों कहा है, क्योंकि कार्बिन की तरह है, कार्बिन नहीं है। और इसी रिएक्शन को हम कभी कभी साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन का भी नाम दे देते हैं, साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन। तो ये आपके पास सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जहां हम एल्कीन पर कार्बिन का इंसर्शन करके इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। अगले मेथड को स्टार्ट करते हैं देखना, मेटेलिक सोडियम का जब हम रिएक्शन करवाते हैं डाई हेलो एल्केन्स के साथ। तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हमारे पास जो सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है बाय एक्शन ऑफ मेटेलिक सोडियम ऑन डाई हेलो एल्केन्स। आपको अच्छे से पता है जो डाई हेलो एल्केन्स हैं वो क्या होते हैं, जहां पर दो हेलोजन्स कम से कम प्रेजेंट हो। आइए एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल कुछ ऐसा है CH2Br, CH2 यहाँ पर CH2Br इस तरीके से, और आप यहाँ पर क्या लेते हो, मेटेलिक सोडियम लेते हो और यहाँ पर आप 2 मोल लेते हो इस तरीके से। ठीक है, तो होता क्या है, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है और आपके पास यहाँ पर और यहाँ बॉन्ड देखने को मिलती है और इस तरीके से आपके पास कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है और 2NaBr मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। बस सिंपल रिएक्शन ये वाली आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं CH2 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 CH2, यहाँ पर आपके पास क्या है, Br है, यहाँ पर आपके पास क्या है, Br है। फिर से आप क्या लेते हो, 2Na लेते हो, तो यहाँ से आपके पास फिर से ये वाला पार्ट इतना सा निकल जाएगा। जब इतना सा पार्ट निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास फॉर्म CH2 CH2 H2 CH2। इस तरीके से आपका 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर 2NaBr मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। बहुत सिंपल रिएक्शन है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऐसे ही बात करते हैं CH2 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 1 2 3 4 5 कार्बन है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी Br है, यहाँ पर भी Br है और इस वाले केस में क्या आ जाएगा, 2Na आ जाएगा। फिर से यहाँ से क्या होगा, 2NaBr बाहर निकल जाएगा इस वाले पार्ट से ऐसे, और आपके पास यहाँ पर 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है। साइड में आपके पास साइड प्रोडक्ट लिखो या मत लिखो ये आपके ऊपर है। लास्ट रिएक्शन आपके पास क्या है, सिंपल सा,
आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से ले सकते हो, ठीक है। आपने टोटल कितने कार्बन ले लिए, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर बी आर आ जाएगा और यहाँ पर बी आर आ जाएगा। और फाइनली आपके पास यहाँ पर आप 2Na लोगे और कहानी आपके पास कुछ ऐसी हो जाएगी, यहाँ से ये बी आर, यहाँ से ये बी आर इस 2Na के साथ बाहर, और 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है। ये आपके पास सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अब अगर मैं यहीं पर आपसे थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करता हूँ तो वो है फ्रॉम सोडियम, या फिर आप बोल सकते हो फ्रॉम सॉल्ट्स ऑफ सैचुरेटेड, या फिर ज़्यादा अच्छे से कहो कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। आप कैल्शियम सॉल्ट की जगह है बेरियम सॉल्ट भी ले सकते हो। अब इससे हम किस तरीके से प्रिपेयर करने वाले हैं तो ज़रा ध्यान से देखना। हमारे पास यहाँ पर है CH2, थोड़ा इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ। यहाँ पर आपके पास है CH2 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 CH2, ठीक है। आपके पास इस तरीके से दिया है। अब यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4, यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 6। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से आप लिख लो COO माइनस और यहाँ पर COO माइनस, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा Ca2 प्लस। तो ये आपके पास सबसे पहले क्या हो जाएगा, सोडियम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम बोलेंगे कैल्शियम सॉल्ट, ठीक है। जब इस कैल्शियम सॉल्ट का हम क्या करवाएंगे, डिस्टिलेशन करवाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए डिस्टिलेशन में आपके पास CaCO3, मतलब यहाँ से आपके पास O और यहाँ से ये वाला पार्ट पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा, और आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से 5 मेंबर रिंग और C डबल बॉन्ड देखने को मिलने वाला है। फिर से समझिए, यहाँ से आपके पास क्या निकल चुका है, CaCO3 बाहर निकल चुका है, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl आ जाएगा, तो इसको रिड्यूस कर देगा, और फाइनली आपके पास ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा। ऐसे ही आप एक एग्जांपल और देख सकते हो। एक एग्जांपल आपके पास अगर ये है तो अगला एग्जांपल आप कुछ ऐसा देख सकते हो, CH2 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 CH2, देखना जरा ध्यान से, C डबल बॉन्ड O O माइनस, C डबल बॉन्ड O O माइनस। यहाँ पर अब आप बेरियम सॉल्ट भी ले सकते हो, Ba2 प्लस रहा होगा, कैल्शियम सॉल्ट भी ले सकते हो, बेरियम सॉल्ट भी ले सकते हो। फिर से इसका क्या कराओगे, डिस्टिलेशन करवाओगे। जब आप डिस्टिलेशन करवाओगे तो यहाँ से क्या निकला है, CaCO3, तो यहाँ से निकलेगा BaCO3, तो आप यहाँ से CO2 और यहाँ पर एक O और निकाल दो, तो यहाँ से BaCO3 बाहर निकल जाएगा, और आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 मेंबर्ड, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और फाइनली यहाँ पर फिर से जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl लोगे तो ये एक 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और आप कार्बन एटम भी गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया आपके पास नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आइए इसके बाद हम देखते हैं डाई इथाइल मैलोनेट से किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो कि है हमारे पास फ्रॉम डाई इथाइल मैलोनेट। अब ये हमारे पास एस्टर होता है, उससे हम प्रिपेयर करते हैं। देखो सबसे पहले डाई इथाइल मैलोनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2 COOET और यहाँ पर CH2 COOE2, इसको हम कहते हैं डाइथाइल मैलोनेट। और जहाँ पर सबसे खास बात क्या है, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं मिथाइलिन ग्रुप। इसीलिए ये जो कंपाउंड होते हैं इनको बोलते हैं एक्टिवेटेड
मिथाइलिन कंपाउंड। अब जरा ध्यान से बात को समझना, एक्टिवेटेड इनको क्यों कहा गया है? क्योंकि ये कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, और ये ज़्यादा ही एसिडिक इन नेचर होते हैं क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, वो दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के द्वारा क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब अगर मैं यहाँ पर आपको समझाऊँ कहानी क्या हो रही है, तो कहानी कुछ ऐसी है। यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड O ET है, यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड O ET है, ये दोनों सेम है। सबसे पहले क्या आता है, ETO माइनस एज अ बेस आता है, और वो यहाँ से इसको बाहर निकल जाता है, H प्लस को ले जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा एसिडिक की नेचर है तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, और आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाता है, COOET, यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर इसके साथ आपके पास काउंटर आयन है Na प्लस। अब जब आप यहाँ पर रिएक्शन करवाओगे कुछ इस तरीके से, Br, यहाँ पर Br, तो क्या होता है, यहाँ से Na प्लस और Br माइनस बाहर निकल जाता है, तो फाइनली आपको कहानी कुछ ऐसी दिखती है, COOET, यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये वाला था, और यहाँ पर क्या था आपके पास, Br था ही, क्योंकि इसके साथ आपने यहाँ पर जोड़ पाया है, और यहाँ पर आपके पास क्या था, नेगेटिव था। बोलिए क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? अब अगर आपको इतनी बात समझ में आ चुकी है तो एक्चुअली क्या होता है, हम बोलते हैं ये वाला नेगेटिव यहाँ पर अटैक करता है और इस वाले पार्ट को इस तरीके से बाहर निकाल देता है। तो फाइनली आपके पास कितने मेंबर रिंग है, 1 2 3 4। हम बोलेंगे यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से 4 मेंबर रिंग है, जहाँ पर आपके पास COOET ग्रुप लगे हैं। बोलिए क्या आपको इतना मैकेनिज्म एकदम अच्छे से समझ में आया? थोड़ा सा आपको टिपिकल मैकेनिज्म लग सकता है, लेकिन यही आपके पास मैकेनिज्म डिजायर्ड होता है, और मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत अच्छे से पढ़ाई है, तो ये सब बातें आपको बहुत आसान लगनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर आपके पास H प्लस है, या तो आप ये लिखो या फिर आप H3O प्लस लिखो, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है। और हाइड्रोलिसिस आपको पता है, ये जो आपको COET ग्रुप दिख रहे हैं, ये COOH ग्रुप पे कन्वर्ट होने वाले हैं इस तरीके से, ठीक है। और फिर आपको एक बात पता होनी चाहिए, जब हम हीटिंग करते हैं तो हीटिंग करने पर आपके पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब भी एक कार्बन पर आपके पास 2 COH ग्रुप प्रेजेंट हो। फिर से सुनिएगा, जब भी एक कार्बन पर आपके पास 2 COH ग्रुप प्रेजेंट हो तो हमेशा हीटिंग कर पे आपके पास वहां से COH ग्रुप बाहर निकल जाता है, और फाइनली आपके पास क्या होगा है COOH में। इस तरीके से आप यहाँ पर लगा दोगे। अब जैसे ही आपने इसमें लगाया, फिर फर्दर यहाँ पर हीटिंग करने पर क्या हो जाएगा, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, और सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन से आपके पास फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे ही आप साइक्लोब्यूटेन भी बना सकते हो, साइक्लोपेंटेन भी बना सकते हो, साइक्लोहेक्सेन भी बना सकते हो। तो हम लोग इसको फ्रॉम डाइइथाइल मैलोनेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्पेशली हमने ये वाला सबस्ट्रेट यूज किया है, और ये सारा इसका मैकेनिज्म था। अब अगला ऐसा ही कुछ मिलता जुलता रिएक्शन है, जहां पर हम इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन सीखेंगे, सेम बात होगी। उस रिएक्शन को हम कहते हैं डिकमैन कंडेंसेशन। तो आइए हम अगली रिएक्शन पढ़ते हैं, जो कि नाम है हमारे पास डिकमैन कंडेंसेशन। अब डिकमैन कंडेंसेशन में मैं आपसे एग्जांपल लेता हूं, तो एग्जांपल आपके पास कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड O ET होगा, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है, तो कितने कार्बन हो चुके हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड O ET है। ये आपके पास सबस्ट्रेट है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक बेस लेके आ रहे हैं ATO माइनस। वह ATO माइनस क्या करने वाला है, अगर मान लो मैंने उसका H यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करवा दिया, क्योंकि ये एसिडिक है, दोनों ही एसिडिक है, कोई भी एक एब्स्ट्रैक्ट करवाओ, तो एब्स्ट्रैक्ट करवाने पर आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा, इस तरीके की कहानी आ जाएगी। यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास, थोड़ा इसको और अच्छे से बना देते हैं, गड़बड़ ना हो, तो इसको हम ऐसे ही दिखा देते हैं। जैसे देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O ET, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास CH माइनस, यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O
ET। अब ये स्टेप इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, यहाँ पर क्या होने जा रहा है, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होने जा रहा है। देखना जरा ध्यान से, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, फिर ये वापस आके OET को बाहर कर देगा। अगर आप यहाँ पर कार्बन गिनो तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपके पास 5 कार्बन का कंपाउंड इस तरीके से बन रहा है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O रहेगा ही, और उसके जस्ट बगल में आपके पास क्या है, COOET है। नंबरिंग भी कर सकते हो आप समझने के लिए, 1 2 3 4 5 6। 6 वाला नहीं होगा, सिर्फ 5 होगा क्योंकि हम 5 एम्पर रिंग बना रहे हैं। तो 1 और 5, 1 पर तो आपके पास C डबल बॉन्ड O है, 1 2 3 4, और 5 पर क्या है, COET है। जब भी हम इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन करते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखना आपके पास नंबरिंग होनी चाहिए, नहीं तो वहां पर गलतियां होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बोलिए, इतनी बात क्लियर है सभी को? आ चुकी बात समझ में? अब यहां पर फाइनली क्या होता है, वही फिर से H+ हाइड्रोलिसिस होगा, वही फिर से आपके पास यहाँ पर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O COOH आ जाएगा। अब यहाँ पर जब आप हीटिंग करोगे COOH आ जाएगा, फिर ये COH से CO2 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, ये पोजीशन 0 है, ये पोजीशन अल्फा है और ये पोजीशन बीटा है। आपको हायर चैप्टर्स में पढ़ने को मिलेगा, जब भी हमारे पास हीटिंग इफेक्ट्स होते हैं तो कुछ स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं जो हीटिंग इफेक्ट से कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे जब भी एक कार्बन पर 2 COH ग्रुप हो तो हमने एक COH ग्रुप यहाँ से बाहर भगा दिया, ये इसको हम हीटिंग इफेक्ट कहेंगे एक तरीके से। क्या कहेंगे? हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, इसको हम आगे एसिड के चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम एसिड के डेरिवेटिव्स, एसिड की बातें करेंगे तब वहां पर सीखेंगे। ऐसे ही जब भी हमारे पास क्या हो, अल्फा बीटा पोजीशन पर ग्रुप हो तो हम कीटोन ग्रुप हो तो हम वहां पर COH ग्रुप को हटा सकते हैं, और हमारे पास यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसा सा फॉर्म हो जाएगा। और फाइनली आप यहाँ पर क्या लेके आ जाओगे, जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और जिससे आपके पास क्या हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा, और फाइनली आपको देखने को ये मिलने वाला है। बोलिए, क्या आपको दोनों ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन एकदम अच्छे से समझ में आ चुके हैं? अब इसके बाद हमारे पास जो अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो थोड़ा हायर केमिस्ट्री का है, पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री का है। मैं फिर भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं और फिर हमारी प्रिपरेशन रिएक्शन हो जाएंगी कंप्लीट। तो आइए अब हम अगली रिएक्शन पढ़ते हैं। हमारे पास जो अगली रिएक्शन है वो है हमारे पास, एक तरीके से हम बोल सकते हैं पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। अब सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए, पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री इज हायर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अगर आप जेईई मेन या नीट या फिर JEE एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये रिएक्शन देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये मैं स्पेशली BSc और MSc वाले स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। अब एक्चुअली इसमें आप लोग रिएक्शन पढ़ते हो साइक्लो एडिशन रिएक्शन। क्या पढ़ते हो? साइक्लो एडिशन रिएक्शन। और यह जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है, इसी में हमारे पास एक रिएक्शन होती है डिल्स-एल्डर रिएक्शन, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। अब डिल्स-एल्डर रिएक्शन में आपके पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो आपके पास डाइईन होता है और एक आपके पास डाइनोफाइल होता है, और उन दोनों ही कंपोनेंट के सामने जब हम हीटिंग लेके आते हैं तो हमारे पास रिएक्शन होती है। ज़रा ध्यान देखना, यहाँ पर ये हमारे पास कुछ इस तरीके से है और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पर हम हीटिंग कंडीशन लेके आ रहे हैं। ये जो होती है ये आपके पास होती है डाइईन, समझ में आ रहा है, और ये जो कंपोनेंट है इसको आप बोलते हो डाइनोफाइल। तो यहाँ पर एक स्पेशल तरह की मैकेनिज्म होती है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये पूरी की पूरी एक केमिस्ट्री है, पूरी की पूरी ब्रांच है जिसको हम अलग से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं आइडिया दूँ तो एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, ये यहाँ होगी, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी। तो आप ज़रा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास देखो, यहाँ पर आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर भी आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर आपके पास बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, यहाँ पर आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है,
बॉन्ड फॉर्मेशन और यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग। तो आपके पास अल्टरनेट बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग, तो ये क्या है बॉन्ड फॉर्मेशन, ये क्या है बॉन्ड ब्रेकिंग, ये क्या है बॉन्ड फॉर्मेशन, ये क्या है बॉन्ड ब्रेकिंग, ये क्या है बॉन्ड फॉर्मेशन, ये क्या है बॉन्ड ब्रेकिंग। तो आपके पास एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है जहां पर आपको अल्टरनेट बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग देखने को मिलता है और फाइनली आपके पास इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाता है, ऐसा सा प्रोडक्ट बन जाता है। और फर्दर फिर हम इसका क्या करते हैं, रिडक्शन कर देते हैं और रिडक्शन करके हमारे पास साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। मैं फिर कहूँगा ये जो केमिस्ट्री है ये एक हायर ब्रांच केमिस्ट्री है जो कि एमएससी लेवल पे डील की जाती है। तो मैं बीएससी वालों को भी ध्यान में रख के बातें बता रहा हूँ। तो जो जेई मेन, जेई एडवांस या फिर जो भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव के 12th लेवल की कर रहा है वो इसको लेफ्ट कर सकता है। एक लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हमारे पास होता है वो होता है रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड कुछ इस तरीके के होते हैं जहां पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड होती है और यहां पर हम क्या कहते हैं H2 और निकल लेते हैं। तो जनरली ये रिएक्शंस हमारे पास नहीं होती हैं क्योंकि हमें पता है जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होती हैं उसमें एक खास तरह की स्टेबिलिटी होती है और वह खास तरह की स्टेबिलिटी की वजह से वहाँ पर इस तरह की रिएक्शंस नहीं दिखाता है जहाँ पर उसकी ये स्टेबिलिटी ख़त्म हो रही हो। इसीलिए हमें वहाँ पर तड़पाने वाली कंडीशंस, मतलब कि बहुत ही खतरनाक कंडीशंस यूज़ करनी पड़ती हैं। तड़पाने वाली कंडीशंस का सहारा लेना पड़ता है जिसका मतलब हाई टेम्परेचर लेना पड़ता है या फिर आप यूँ कह सकते हो हाई प्रेशर लेना पड़ता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अगर आप ये बात ध्यान रखोगे तो हमेशा आप ये रखना कि जब भी आप कोई रिएजेंट लिखोगे, कोई भी रिएजेंट लिखोगे, आप H2 निकल लिख रहे हो तो वहाँ पर हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर मेंशन करना बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक कंडीशन से आपकी पूरी रिएक्शन या तो हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। दिस इज ऑल अबाउट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोएल्केन्स। हम लोगों ने जस्ट पिछले लेक्चर में प्रिपरेशन रिएक्शंस खत्म किए हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोएल्केन्स। तो एक बार फिर से सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमें कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर डील करना है। सबसे पहले अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो हमारे पास पहली केमिकल प्रॉपर्टी का नाम जो आता है वो आता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। मैं इसको हाइड्रोजनेशन कहूँ तो उससे ज़्यादा अच्छा है मैं इसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहूँ क्योंकि यह जो हाइड्रोजनेशन है वह कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी रिएक्शन है वह होती है हमारे पास फोटो हेलोजनेशन। फोटो हेलोजनेशन, और अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हमने एल्केन चैप्टर में इसी टॉपिक को पढ़ा था जहाँ पर आपके पास जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व थी वो मैकेनिज्म थी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज सेकेंड नंबर केमिकल प्रॉपर्टी। थर्ड नंबर हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से Br2 किस तरीके से HBr ऐड करते हैं। और जो फोर्थ है वो हमारे पास होती है इफेक्ट ऑफ हीट। आखिरकार साइक्लोएल्केन्स पर हमारे पास हीटिंग का क्या इफेक्ट होता है उस बात को भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम यहाँ पर डील करने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के साथ। अगर हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की बात करेंगे तो आपको अच्छे से पता है क्या होता है। तो इसको मैं एग्जाम्पल एल्कीन के साथ समझाता हूँ। हम लोग अगला चैप्टर एल्कीन पढ़ेंगे लेकिन मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के टाइम पर थोड़ा सा आइडिया दे चुका था और अगर नहीं भी दिया है तो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या होती है, एल्कीन होती है। अगर इसकी रिएक्शन में H2PT एक्ट एज अ कैटलिस्ट इसके साथ करवाता हूं और रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो जाती है तो होता क्या है, यहाँ पर आपके पास एक पाई बॉन्ड हटती है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगता है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एक तरह की हम बोल सकते हैं एडिशन रिएक्शन है और इस एडिशन रिएक्शन में 1 पाई बॉन्ड हट कर क्या जाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे। अगर 2 पाई बॉन्ड हटेंगे तो वहाँ पर
4 सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर बेसिक फंडा यही है। तो आपके पास यहाँ पर इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है जहाँ पर H और H आ जाते हैं। तो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड। ये बात आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो हम अगले ही जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ेंगे, एल्कीन के टाइम पर भी पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे ये सारी बातें। और हमने रिएजेंट केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से कवर कर रखा है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होती है और करती क्या है। अब इसी की तरह हमारे पास 3 मेंबर ड्रिंक है और 3 मेंबर ड्रिंक के सामने हम लोग क्या लेते हैं, H2 और PT लेते हैं। जहां पर 3 मेंबर रिंग क्या करेगी, अपनी एक बॉन्ड ब्रेक करके वह अपने अंदर जो स्ट्रेन है, हमने बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी पढ़ी है कि इस रिंग के अंदर एंगल स्ट्रेन है, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पर स्ट्रेन कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, यहाँ पर H और यहाँ पर H। लेकिन जो सबसे गौर करने वाली बात है, ये रिएक्शन आपके पास 80 डिग्री सेल्सियस पर होती है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन नहीं होती है। यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। और आपके पास फाइनली देखना, जब आप यहाँ लगा रहे हो तो यहाँ पर आप इस तरीके से ऐसे बना दे रहे हो और इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो, तो आप बोलोगे यहाँ पर Me है और यहाँ पर Me है, तो ये 3 मेंबर्ड मतलब कि 3 कार्बन में ये ब्रेक हो जाएगा। आ रही बात समझ में? आप किसी भी बॉन्ड को यहाँ पर ब्रेक कर सकते हो। ऐसे ही अगर मैं 4 मेंबर्ड की बात करता हूँ, यहाँ पर मैं H2PT लेता हूँ, तो यहाँ पर भी आपके पास स्ट्रेन होता है। और यहाँ पर गौर करने वाली बात है, यहाँ पर टेम्परेचर पहले के मुकाबले और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और ज़्यादा बढ़ जाने से यहाँ पर आपके पास फिर से क्या होता है, यहाँ पर फिर से आपके पास वही बॉन्ड ब्रेकिंग होती है H और H। और यहाँ पर आपके पास 4 कार्बन कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ 5 मेंबर्ड और वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ 6 मेंबर्ड, जब मैं इनका रिएक्शन करवाता हूँ, इन दोनों ही का रिएक्शन करवाता हूँ H2PT के साथ, किसी भी टेम्परेचर पर यहाँ पर कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो रीजन हम यह कह सकते हैं कि इन दोनों में हमारे पास मॉलिक्यूल में क्या होगा, स्ट्रेन ज़्यादा होगा। और स्ट्रेन ज़्यादा होने के कारण ये अपना स्ट्रेन क्या करना चाहेंगे, रिलीफ करना चाहेंगे। और स्ट्रेन रिलीफ करने के लिए ये अपना क्या करते हैं, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करके इस तरीके से ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज जो आपको मुझे समझानी है। आइए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जहां पर हम बात करते हैं फोटो हैलोजेनेशन रिएक्शन की। तो आइए अब हम बात करते हैं सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी जो कि हमारे पास है, फोटो हैलोजेनेशन। तो फोटो हैलोजेनेशन में सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात हमारे पास आ रही है कि यहाँ पर हम लोग किस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए, हम लोग यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के बारे में सीखने जा रहे हैं। अब होता क्या है, तो देखो आपके पास यहाँ पर 3 मेंबर रिंग है इस तरीके से, और अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो Cl2H के साथ, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ से एक H हटकर यहाँ पर Cl के साथ रिप्लेस हो जाएगा और इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आप 4 मेंबर्ड के साथ समझ सकते हो। यहाँ पर आप Cl2H लेके आ रहे हो, यहाँ पर आपके पास 4 मेंबर्ड से एक हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ पर Cl आ जाएगा। ऐसी ही बात आप 5 मेंबर्ड के साथ भी कर सकते हो, जहाँ पर Cl2 है, H लेके आओगे तो आपके पास यहाँ पर इस तरीके से एक 5 मेंबर्ड फॉर्म हो जाएगा। और ऐसे ही आपके पास एक 6 मेंबर्ड है, जहाँ पर Cl2 है, H के साथ आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास एक जनरल रिएक्शन है। अब अगर हम यहाँ पर एक दो बातें करें, जैसे पहली बात अगर मैं बताऊं, बताइए रेट ऑफ हैलोजेनेशन क्या रहने वाला है। तो आपको सिंपल सी अच्छे से पता है कि जब हम लोगों ने हैलोजेनेशन रिएक्शन पढ़ी थी एल्केन की, तो वहाँ पर हमारे पास F2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया, इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या था, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर वही था वही यही होगा इस तरीके से। और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ रेट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग H एटम, जो आप H एटम हटाओगे, यदि आपके पास डिफरेंट H एटम प्रेजेंट हैं तो आपके पास उनका रेट क्या होगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पर सबसे पहले 3 डिग्री वाला, उसके बाद 2 डिग्री वाला, उसके बाद
1 डिग्री वाला, ये आपके पास हाइड्रोजन का रेट रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म पर बात कर लेता हूँ, बहुत ही सरल मैकेनिज्म है, क्योंकि आपके पास ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है और मैंने आपको हमेशा पढ़ाया है कि जब भी कोई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है वो हमेशा 3 स्टेप में फॉलो करता है। सबसे पहला स्टेप जो यहाँ पर आएगा वो आएगा चेन इनिशिएशन, मतलब जहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। अब चेन इनिशिएशन में कुछ इस तरीके से दिखाओगे, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, यहाँ H न्यू ले रहे हो तो Cl डॉट और Cl डॉट, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगला स्टेप आपके पास होता है चेन प्रोपगेशन, जहाँ पर चेन क्या करती है, फर्दर प्रोपगेट करती है, तो ये है आपके पास चेन प्रोपगेशन। और चेन प्रोपगेशन में क्या होगा, आपको क्या देखने को मिलने वाला है, यहाँ पर आप Cl डॉट लोगे तो यहाँ पर ये फर्दर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग करवाएगा, तो यहाँ पर आपके पास एक फ्री रेडिकल फॉर्म होगा और यहाँ पर आपके पास H डॉट और Cl डॉट HCl बनाएगा। फिर फर्दर क्या होगा, ये वाला स्टेप चलेगा यहाँ पर फिर Cl2 आ जाएगा और Cl2 या फिर इसकी देखा देखी ये यहाँ पर क्या बना देगा, ये यहाँ पर Cl लगा देगा और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, Cl डॉट आ जाएगा। मतलब हम बोलेंगे यहाँ पर आपके पास रेडिकल एक तरीके से क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। और लास्ट स्टेप आपके पास क्या हो जाएगा, चेन टर्मिनेशन हो जाएगा। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, लास्ट स्टेप इज चेन टर्मिनेशन। अब चेन टर्मिनेशन में क्या होगा, सिंपल सी बात है, आपके पास Cl डॉट और Cl डॉट जो बने थे वो यहाँ पर फर्दर मिलके कॉम्बाइन करके Cl2 बन के टर्मिनेट हो जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट फोटो हेलोजनेशन रिएक्शन ऑफ साइक्लोएल्केन। अब अगर मैं अगली रिएक्शन की बात करता हूँ तो वो अगली रिएक्शन है इफेक्ट ऑफ हीट। इसको आप एज इट इज़ याद ही कर लो, याद रखने वाला है, थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड है कि हीटिंग का इफेक्ट क्या होगा। अगर हमारे पास 3 मेंबर्ड है और अगर हम हीटिंग कर रहे हैं तो ये एल्कीन फॉर्म करता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। कैसे फॉर्म किया है इस पे नहीं जाना, बस याद रखना हीटिंग पे हमारे पास ये फॉर्म होता है। अगर वहीं पर हमारे पास 4 मेंबर्ड है और यहाँ पर हम हीटिंग करते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास एल्कीन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट एल्कीन आ जाती हैं इस तरीके से। और एक और पॉसिबिलिटी है CH3C डबल बॉन्ड CH2। एक लास्ट रिएक्शन है, इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जहाँ पर हम HBr और Br2 का एडिशन करवाते हैं। चलिए देखते हैं। तो आइए अब हम लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज का रिएक्शन देखते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। देखो, अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस तरीके से 3 मेंबर रिंग है और यहाँ पर अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं HBr की करवा सकते हैं, HI की करवा सकते हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिलने वाला है, CH3CH2 और यहाँ पर Br और यहाँ पर आ जाएगा CH3CH2CH2I। ऐसे ही अगर आपके पास एक 4 मेंबर रिंग है, इसमें आप फिर से HBr और HI का रिएक्शन करवाने जा रहे हो, तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है CH3CH2CH2CH2Br और यहाँ पर CH3CH2CH2CH2I। बोलिए, समझ पा रहे हैं? बहुत सिंपल है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक की HBr, यहाँ पर आपने बॉन्ड ब्रेक किया HBr, ऐसे ही कर सकते हो। मान लो एक और बॉन्ड की बात करते हैं, एक और रिएक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर आपके पास Br2 आ जाएगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप यहाँ भी Br लगा देना और यहाँ भी Br लगा देना। इस तरीके से आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब आपके पास 3 मेंबर रिंग में ज़्यादा ही स्पीड रिएक्शन होता है। उसका कारण होता है एक्चुअली आपकी बॉन्डिंग कैसी होती है, यहाँ पर बेंट बॉन्डिंग होती है। और ये जो बेंट बॉन्डिंग होती है ये कैसी होती हैं, इसको बेंट बॉन्ड कहते हैं। और ये बेंट बॉन्ड वीक होती हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, रिएक्टिव होती हैं। इनके वीक होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका इंटरेक्शन है लोब्स का, वो लीनियर नहीं है। लीनियर बोले तो
जैसा सिग्मा बॉन्ड में करवाते हो आप इंटरेक्शन इस तरीके से फॉर्म करते समय, वैसा इंटरेक्शन नहीं है। यहां पर आप कह सकते हो सिग्मा और पाई के बीच का इंटरेक्शन है। देखो फिर समझो, सिग्मा आपका ऐसा लीनियर इंटरेक्शन होता है और पाई थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, लेकिन यहाँ पर ना पाई है ना सिग्मा है, उसके बीच का है, इसलिए बेंट वॉट हमेशा वीक होती है और रिएक्टिव होती है, क्योंकि इंटरेक्शन यहाँ पर लीनियर नहीं होते हैं। यहाँ पर आपका केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारी बात साइक्लोएल्केन की कंप्लीट होती है और यहीं पर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। बस इतना ही काफ़ी है। बाकी क्वेश्चंस वगैरह आप केएस वर्मा वगैरह से ट्राई कर सकते हो अगर आपको कुछ ज़्यादा ही जानना है। बाकी मैंने ऑलमोस्ट वो सारी बातें बता दी हैं जो आपको यूट्यूब पर एक जगह नहीं मिलने वाली हैं, एक ही जगह मैंने सारी बातें यहाँ पर बता दी हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा एल्कीन्स। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।